हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 है और ये फार्माकोलॉजी आपके अगले 20 पार्ट में हमारा कवर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 16 है, तो पार्ट नंबर 16 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ने वाले हैं एंड 16 के भी कुछ हिस्से को कोशिश करेंगे पढ़ने का। अगर आप लोगों को समझ में आता रहेगा तो मैं पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर चीज़ें पढ़ तो रहा हूँ, याद नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ देखो यहाँ पर लगभग 700 बच्चे के लमसम लाइव हैं। मैं इन 700 से पूछूंगा कि भाई क्यों, कौन सा ऐसा बच्चा है जो जितना पढ़ा है सबको याद है, किसी को नहीं याद रहता है। तो ऐसा मन में अवधारणाएं जो आपकी आ रही है कि मैं पढ़ूं और पूरी बातें याद रहे, नहीं पॉसिबल है ना। किसी को याद नहीं रहता तो क्या सब फेल हो जाएगा? नहीं, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जो पढ़ रहा है, चीज़ों को याद रखने का प्रयास कर रहा है, बस सफिशिएंट है। आप उतने से ही एग्जाम में लिख दोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का तरीका ये होता है, जैसे मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो आप लोग पढ़ रहे हो, प्रॉपरली जो मैं बता रहा हूँ एकदम डिट्टो याद करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा सोचना है कि अगर ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में लिखने आ गया तो हम लिख देंगे, इस तरीके से पढ़ना है कि भाई ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, मन में थोड़ा बना हुआ है उसको हम, अब चाहे वो सेंटेंस हिंदी में बनाए या अंग्रेजी में बनाए, लेकिन हम लिख देंगे। ऐसे थिंकिंग के साथ पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, यानी आपको ब्रोंकोडायलेटर्स और एक्सपेक्टोरेंट्स को परिभाषित करना है और उसको वर्गीकृत करना है, यानी क्लासिफाई करना है, ठीक है। अगर मैं ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करूं तो ब्रोंकोडायलेटर्स सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, जैसे देखो ये ब्रोंक्यूल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आस्थमा, सीओपीडी, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें दिक्कत होती है सांस लेने में। तो वैसे कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर खास करके इनहेलर के द्वारा लिया जाता है, इनहेलिंग रूट से, जिससे इनहेल किया जाता है एंड फिर उससे क्या होता है, आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं एंड फिर सांस फूलना बंद हो जाता है और सांस बहुत इजीली ले पाते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं सर? तो ब्रोंकोडायलेटर्स आर द मेडिसिन, ये क्या होते हैं? मेडिसिन होते हैं दैट मेक्स ब्रीदिंग ईजियर, जो कि ब्रीदिंग को ईजियर बनाते हैं, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, बाय रिलैक्सिंग लंग्स मसल, यानी आपके लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करके, एंड वाइडनिंग एयरवेज, और आपके एयरवेज को चौड़ा करके, ठीक है। हाँ, यानी ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसी दवाएं हैं जो फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम देकर और वायु मार्ग को चौड़ा करके सांस लेने में आसान बनाती हैं। यानी ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे मेडिसिन हैं जो ब्रीदिंग को ईजियर बनाता है, यानी सांस लेना आसान करता है। कैसे? तो ये आपके लंग्स के मसल्स को आसान करता है, रिलैक्स करता है, एंड इसके साथ जो आपकी एयरवेज है, यानी हवा की जो नलियाँ हैं, उनको भी क्या करता है, उनको भी वाइड करता है, चौड़ा करता है, रिलैक्स करता है। दे आर यूज इन द कंडीशन वेयर एयरवेज बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड, ये तब यूज़ किया जाता है जब एयरवे यानी जो हवा के रास्ते हैं, यानी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह है, वो नैरो हो जाते हैं, वो किसी तरह से मान लो इन्फ्लेमेशन हो गया है या म्यूकस ज़्यादा भर गया जिस वजह से चिपटा हो गया है, तो उसको फैलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ वायु मार्ग सकरे और सूजे हुए रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये इसके क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, कितने प्रकार के होते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहले होता है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, यानी बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। फिर होता है जेंथिन डेरिवेटिव्स और होता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, SABA इसको शॉर्टकट में कहते हैं, याद रखना SABA। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से सवाल भी बनते हैं, इसमें से कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको। ये है आपके शॉर्ट एक्टिंग SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और ये होता है लॉन्ग एक्टिंग LABA, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग है जो तुरंत से काम करता है, कुछ देर तक ही इसका असर होता है। लॉन्गर एक्टिंग यानी लंबे समय तक इसका असर रहता है। तो शॉर्ट एक्टिंग में आपका सल्ब्यूटामोल और टर्बिटलिन आता है।
है ना। जबकि लॉन्गर एक्टिंग में साल्मीटेरॉल, फिनोट्रॉल, फॉर्मीटेरॉल, तो क्या कहते हैं पीरेब्यूटेरॉल एंड इब्यूटेरॉल आते हैं। तो आपको मेनली एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए कौन सा शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है या शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो मेन क्वेश्चन साल्ब्यूटामोल से आया हुआ है, टेर्बिटलिन से आया हुआ है, या तो साल्मीटेरॉल से या तो फॉर्मीटेरॉल से। यही 4 ड्रग है जो मुख्यतः पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है कि देखो इसमें ब्यूटा वर्ड लगा हुआ है, इसमें भी ब्यूटा वर्ड लगा हुआ है, इसमें मिट्रो वर्ड लगा हुआ है, इसमें मिट्रो वर्ड लगा हुआ है। शॉर्ट एक्टिंग यानी कम देर के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है बेटा और दूसरा है मित्रों। तो बताओ भाई आप बेटा से ज़्यादा लंबे समय तक बात करते हो या मित्रों से। तो भाई बेटे से कितना देर तक बात करोगे, 2 मिनट 3 मिनट, बहुत कम ही बात करोगे, तो शॉर्टली बात करोगे। तो जहाँ पे भी ब्यूटा वर्ड लगा हुआ हो वो शॉर्ट एक्टिंग है, और जहाँ पे मिट्रो वर्ड लगा हुआ हो, चूंकि मित्रों से तो लंबे लंबे तक है ना कि भाई वो कैसी थी ऐसी थी, उसकी कौन है, इसकी वो लंबा चलता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि देखो साल्ब्यूटामोल ब्यूटा वर्ड आ गया शॉर्ट एक्टिंग, टेर्ब्यूटलिन ब्यूटा वर्ड आ गया शॉर्ट एक्टिंग, ब्यूटा मतलब बेटा, बेटे से कम देर तक बात करते हैं यानी शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्गर एक्टिंग में साल्मीटेरॉल मिट्रो वर्ड आ गया, फॉर्मीटेरॉल मिट्रो वर्ड आ गया। बाकी देखो ये फिनोट्रेरॉल, पिराब्यूटेरॉल, अब इबाब्यूटेरॉल, अभी आप ब्यूटा वर्ड नहीं देखना, यहाँ पे ब्यूटेरॉल है, इरॉल वर्ड लगा हुआ है, मेन देखो ये है, ठीक है। ब्यूटेरॉल वर्ड लगा हुआ है या मिटेरॉल वर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, लॉन्गर एक्टिंग्स होते हैं। मेनली ये आपको 2 ऑप्शन से सवाल बनेंगे, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, इसीलिए इतना अच्छे से बताया। बाकी जेंथिन डेरिवेटिव्स में आपके थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन्स आते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर है ना। फिर है एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन होते हैं जो कि आपके एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। टेक 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा खुद को छोटा कर लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये सही है। अब मैं बता रहा हूँ क्या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यानी कि एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन आ जाते हैं। वही चीज़ें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उसके टाइप्स एंड मैकेनिज्म। टाइप्स में सबसे पहले बीटा 2 एगोनिस्ट जिसमें शॉर्ट एक्टिंग साल्ब्यूटामोल है, लॉन्ग एक्टिंग साल्मीटेरॉल है। ये स्टिमुलेट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर को, और बीटा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो आपके एयरवेज मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, यानी जो आपकी हवा की कोशिका मतलब जो हवा वाली रास्ते हैं ब्रोंक्यूल्स वगैरह वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो जितने भी ब्रोंकोडायलेटर्स है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक्स में एप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम है। ये क्या करते हैं, ब्लॉक्स मस्करिनिक रिसेप्टर, यानी मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, प्रिवेंट मसल टाइटनिंग इन द एयरवे, यानी एयरवेज में मसल टाइटनिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मिथाइल जेंथिन जिसमें आपके थियोफाइलिन आते हैं, यानी जेंथिन डेरिवेटिव होता है, ये फॉस्फोडाइस्टरेज को इंक्रीज करता है CAMP पाथवे को, जिससे आपके एयरवेज मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। यानी आपके मैंने बताया बीटा 2 एगोनिस्ट जिसमें आपके साल्ब्यूटामोल टेर्बिटलिन आते हैं। ये देखो वही बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसमें शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग है, फिर जेंथिन डेरिवेटिव्स है एंड एंटीकोलिनर्जिक्स एजेंट्स हैं। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी, चूंकि एग्जाम में तो पूछा हुआ है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बता रहा हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछ दे ब्रोंकोडायलेटर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बताओ, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। दे रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे, यस आपके एयरवेज यानी हवा के रास्तों के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। डायलेट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। ये वायु मार्ग की स्मूथ मांसपेशियों को आराम देते हैं और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को चौड़ा करते हैं। दे इम्प्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यस ये वायु प्रवाह को सुधारते हैं और सांस लेने में कठिनाई को कम करते हैं, वेरी गुड। दे रिलीव सिम्टम्स लाइक वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ये बहुत सारे सिम्टम, जैसे वीजिंग है किसी को, वीजिंग मतलब हुआ कि घरघराहट जैसी आवाज़ आना, यानी विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जैसे खास करके आस्थमा में आता है सांस लेने में घर 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 आवाज़ आता है तो उसको आस्थमा का वीजिंग कहते हैं। कफिंग, कफ होना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में जैसे घरघराहट होना, खांसी, सांस फूलने के लक्षणों को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस है आप ब्रोंकोडायलेटर्स से करके दिखाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे ब्रोंकोडायलेटर से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस करके दिखाइए, बताइए भैया।
क्वेश्चन है ब्रोंकोडायलेटर्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट, ब्रोंकोडायलेटर्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट विच टाइप ऑफ कंडीशन, किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जॉइंट प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन, आई इन्फेक्शन। ब्रोंकोडायलेटर्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट विच टाइप ऑफ कंडीशन, तो ब्रोंकोडायलेटर्स आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को तो ठीक नहीं करेंगे, जॉइंट प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ठीक करते हैं, यानी आपके रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारी को सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल एंड टेर्ब्यूटेलिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, बताओ। ये ज़ैंथिन डेरिवेटिव है, एंटीकोलिनर्जिक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है या शॉर्ट एक्टिंग है? तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग LABA, इसको LABA कहते हैं शॉर्टकट में, है ना, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और इसको कहते हैं साबा, SABA शॉर्ट एक्टिंग। तो भाई साल्ब्यूटामोल और टेर्ब्यूटेलिन, ब्यूटा ब्यूटा वर्ड लगा हुआ है, ब्यूटा ब्यूटा लगा हुआ है, तो बेटा लोग से क्या ज़्यादा लंबे समय तक बात करते हो या छोटा, तो शॉर्ट एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग होगा। लॉन्ग एक्टिंग में साल्मीटेरॉल, फॉर्मीटेरॉल, मिट्रो वर्ड लगा होता है। आंसर डी। ट्रिक काम आया ना? यस, ये ट्रिक काम आएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है? तो लंबे समय तक, जैसे ही लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आएगा तो लॉन्ग एक्टिंग तक कितने, लंबे समय तक मित्रों से बात करते हैं, तो मिट्रो वर्ड लगा हुआ है। साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम, साल्मिट्रॉल, एट्रोपिन, तो साल्मिट्रॉल। इप्राट्रोपियम तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये भी फास्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। ठीक है। हाँ, साल्ब्यूटामोल भी आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, लेकिन जो साल्मिटेरॉल है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। करेक्ट, आंसर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स के प्राथमिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन इन द लंग्स, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकाई, ब्लैक ऑक्सीजन के कहते हैं कि ब्लॉक ऑक्सीजन एक्सचेंज, यानी व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी ब्रोंकोडायलेटर्स के मुख्य क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हैं? तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करता है? आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है क्या? नहीं, लंग्स में म्यूकस को बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे, यस, आपके स्मूथ मसल्स जो एयरवेज हैं, हवा के रास्ते हैं, उनके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। आंसर बी करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो एक बार चलो मेरे साथ रिपीट करो ब्रोंकोडायलेटर्स, यहीं पे बताओ कि क्या आपको लिखने लायक याद हुआ। अगर एग्जाम में ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में शॉर्ट आ जाए चाहे लॉन्ग आ जाए, लिख पाओगे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे मेडिसिन हैं जो ब्रीदिंग को ईजियर बनाते हैं। किस चीज़ को ईजियर बनाते हैं? ब्रीदिंग को ईजियर बनाते हैं। कैसे? तो लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करते हैं और एयरवेज को वाइड करते हैं, चौड़ा करते हैं। ठीक है। और ये खास करके ये कब यूज़ करते हैं? यूज़ कंडीशन एयरवे बिकम्स नैरो, जहाँ पर एयरवे नैरो हो जाते हैं या इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें सिंपैथेटिक एजेंट्स में बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं, ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स आते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आते हैं। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स में एक आता है शॉर्ट एक्टिंग और एक आता है लॉन्गर एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आपका साल्ब्यूटामोल और टेर्ब्यूटेलिन, ठीक है। लॉन्गर एक्टिंग में फॉर्मिटेरॉल एंड साल्मिटेरॉल। ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स में थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन। ठीक है। कैसे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में साल्ब्यूटामोल और साल्मिट्रॉल मैंने बता दिया, ये स्टिमुलेट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स को, जिससे कि आपके एयरवेज मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर होता है, वो स्टिमुलेट होता ही रिलैक्स हो जाता है। अच्छा बताओ, आस्थमा के पेशेंट में अगर कोई आस्थमा या रेस्पिरेटरी संबंधित प्रॉब्लम है तो क्या उसको बीटा ब्लॉकर देंगे? आस्थमा में बीटा ब्लॉकर दवा देंगे? बताओ, यस और नो, आप लोग सोच के दो, क्योंकि यहाँ बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं। बीटा रिसेप्टर होता है जिससे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। अगर हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो फिर वो और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि बीटा रिसेप्टर पाया जाता है, बीटा 2 रिसेप्टर, जिससे आपका ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स हो रहा है, बीटा 2 एगोनिस्ट। अगर हम बीटा को ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सांस और फूलने लग जाएगी, तो नो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चाहे वो COPD हो या आस्थमा हो, उसमें बीटा ब्लॉकर नहीं दी जाती है। समझ गए? याद रखना, नहीं दी जाती है। अच्छा, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम क्या करते हैं? तो मस्केरिनिक रिसेप्टर्स, M रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे मसल टाइटनिंग नहीं होती है और आराम से एयरवेज रिलैक्स रहता है। मिथाइल जेंथिन्स में थियोफाइलिन है जो फॉस्फोडाइएस्टरेज रिलीज करता है, जिससे इंक्रीज होता है CAMP पाथवे, जिससे आपका एयरवेज मसल्स रिलैक्स होते हैं।
इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है सर? ये रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स को, एयरवेज को, एंड डायलेट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, इंप्रूव करते हैं एयर फ्लो और रिड्यूस ब्रीदिंग डिफिकल्टी को रिड्यूस करते हैं। ये सिम्टम्स को रिलीफ करते हैं जैसे वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिचुएशंस को रिलीफ करते हैं। ठीक है, हाँ चलो अगला क्वेश्चन है आपका एक्सपेक्टोरेंट। एक बार इसी में आपका एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ना है। तो अगर ब्रोंकोडायलेटर्स के ऊपर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपका हो गया है कि हाँ भाई ब्रोंकोडायलेटर्स आप कर सकते हो, तो एक बार कमेंट में दिल बनाना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करता है। चलो हो गया। ऐसे ही मुझे चाहिए कि हाँ भैया ब्रोंकोडायलेटर्स मेरा हो गया है। ब्रोंकोडायलेटर्स पे अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो लिख देंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब एक्सपेक्टोरेंट बताते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक्सपेक्टोरेंट बताते हैं। चलो आ जाओ। एक्सपेक्टोरेंट, इसी क्वेश्चन में एक्सपेक्टोरेंट भी पढ़ना था, तो आ जाओ एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है एक्सपेल करना। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि एक्सपेक्टोरेंट आर द कफ मेडिसिन, एक्चुअली ये कफ मेडिसिन होते हैं दैट हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम एयरवेज, यानी आपके एयरवेज से जो भी आपकी सांस की वायु मार्ग हैं, श्वास नलियां हैं, उनमें से जो भी कफ है उसको रिमूव करना। यानी एक्सपेक्टोरेंट खांसी की दवाएं हैं जो वायु मार्ग में से बलगम को बाहर निकालने में मदद करती हैं। यानी कि एक्सपेक्टोरेंट ऐसे कफ मेडिसिन हैं जो म्यूकस को रिमूव करने में मदद करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट खांसी की वे दवाएं हैं जो वायु मार्ग से बलगम को बाहर निकालने में मदद करती हैं। दे इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशंस और रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, यानी ये ब्रोंकियल स्राव को बढ़ाते हैं और उसकी चिपचिपाहट को कम करते हैं। यानी यह क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट का काम ही होता है जो भी आपके बलगम वगैरह उसको खींच खाच के बाहर निकाल देना, जिससे कि आपका पूरा खराश वरास निकल जाएगा, जिससे आप क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द कफ मेडिसिन, खांसी की दवाएं होती हैं ये, लेकिन ये आपके म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती हैं, यानी बलगम को बाहर निकालने का काम करती हैं। ये कैसे काम करते हैं, तो इंक्रीज कर देती हैं ब्रोंकियल सिक्रीशंस, अंदर में जो जमा हुआ है गाढ़ा है तभी तो फंसा हुआ है, अगर वो ज़्यादा रिलीज होगा तो पतला हो जाएगा, जिससे वो आसानी से निकलेगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, पतले हो जाएगा। तो दिस मेक्स इट ईजियर टू रिमूव बाय म्यूकस बाय कफिंग, जिससे कि वो इससे खांसी के माध्यम से बलगम को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ ये देखो कफ जो आपके नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जैसे साल्ट वाटर, नमक वाली पानी, हनी, जिंजर, है ना, ये लिक्वा राइस, फिर गार्लिक वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टोरेंट है, जैसे होली बेसिल, ये नेचुरल है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है फार्माकोग्नोसी नहीं, या फार्माकोलॉजी है, जहाँ पे आपको पढ़ना है एक्सपेक्टोरेंट्स में, जिसमें आपके म्यूकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स में ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर होते हैं। अच्छा, ये ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर क्या होता है सर? तो ये क्या करता है कि आपके ब्रोंकियल सिक्रीशन को इन्हेंस कर देता है। म्यूकोकाइनेटिक्स को ही ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर कहते हैं। यानी देखो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस फंसा हुआ है, बलगम फंसा हुआ है, तो अब वो बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बलगम बनाएंगे और वो पतला हो जाएगा। ज़्यादा बनाएंगे जिससे वो पतला बन जाएगा, जब पतला होगा तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें आपके क्या क्या है, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, है ना, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, ग्वाइफेंसिन से काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। ग्वाइफेंसिन इज इंपॉर्टेंट ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर, जो कि म्यूकोकाइनेटिक क्लास का एक्सपेक्टोरेंट है। ठीक है, हाँ। फिर टोलू बाल्सम जो कि कोग्नोसी में पढ़ा है, वसाका, अमोनियम क्लोराइड, ये सब होते हैं। ठीक है, हाँ। म्यूकोलाइटिक्स यानी कि जो म्यूकस के आपके म्यूकोलाइटिक्स यानी म्यूकस को ब्रेक डाउन करने का काम, लाइटिक वर्ड मतलब ही होता है ब्रेक डाउन करना, तो ऐसे ड्रग्स जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करते हैं जैसे ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, यानी ये सब ड्रग जो है ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये सब म्यूकोलाइटिक्स ड्रग हैं। यानी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं सर? तो एक्सपेक्टोरेंट्स रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ परसिस्टेंट सिक्रीशन, यानी जो भी आपके सिक्रीशंस पहले से प्रेजेंट है उसकी विस्कोसिटी को कम करता है, उसके गाढ़ेपन को कम करता है, वो पतला होता है, जिससे कि वो आसानी से निकलेगा। इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स, यानी आपके गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स को इरिटेट करता है, जिससे वो इजीली निकलता है। यानी एक्सपेक्टोरेंट्स जठर यानी गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स को उत्तेजित करके गाढ़े स्राव यानी म्यूकस की चिपचिपाहट को कम करते हैं। यस, दीज रिसेप्टर्स स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड सिक्रीशंस, यानी ये रिसेप्टर्स श्वसन तंत्र में द्रव्य स्राव को बढ़ाते हैं। करेक्ट, यानी एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस करते हैं जो परसिस्टेंट सिक्रीशन है, कफ है, उसको विस्कोसिटी को कम करते हैं, एंड इरिटेटिंग गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स। ठीक है,
जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो जठर यानी कि वेगल रिसेप्टर्स को उत्तेजित करके गाढ़े स्राव यानी म्यूकस की चिपचिपाहट को कम करते हैं। दीज रिसेप्टर्स स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, ये रिसेप्टर्स क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे फ्लूइड सिक्रेशन बढ़ता है। दे इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, बट डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशंस, यानी कि ये दे इंक्रीज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, बट डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशंस, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रेशन को कम करने का काम करता है। कौन? एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। हाँ, क्या ये श्वसन मार्ग के स्राव की मात्रा को बढ़ाते हैं लेकिन उसकी चिपचिपाहट को कम करते हैं, विस्कोसिटी को कम करते हैं। दे हेल्प इन इजी रिमूवल ऑफ म्यूकस बाय कफिंग, ताकि इससे खांसी के द्वारा बलगम को आसानी से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैं पहले रिवीजन करना चाहूँगा मैं हर पार्ट को, क्योंकि मुझे अभी याद कराना है। अगर एग्जाम में अगर एक्सपेक्टोरेंट आ गए तो क्या लिखोगे? चलो आ जाओ, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं भाई बताओ। एक्सपेक्टोरेंट कफ मेडिसिन है, एक्चुअली खांसी की दवा होती है जो कि क्या चीज़ में रिलीफ करता है, म्यूकस को एयरवेज से बाहर निकालने में मदद करता है, म्यूकस को एयरवे बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशंस को इंक्रीज करते हैं और उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं, करेक्ट। हाँ, दे मेक इट ईजियर टू रिमूव म्यूकस बाय कफिंग, है ना, कफिंग के द्वारा, ताकि उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसमें एक होते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स, जिसको ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर कहते हैं, जो ब्रोंकाई के अंदर सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिससे उसकी जब ज़्यादा बनेगा तो पतला हो जाएगा। जैसे आपके सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट हो गए, पोटेशियम आयोडाइड हो गए, ग्वाइफेंसिन हो गया, टोडू बाल्सम हो गया, वशाका अमोनियम सिट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड वगैरह हो गया। म्यूकोलाइटिक्स वो होते हैं जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है जिससे आसानी से निकले, ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन, ये ड्रग्स हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस करता है जो भी परसिस्टेंट सिक्रेशंस है उसकी विस्कोसिटी को, उसकी चिपचिपाहट को, है ना, और गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स को इरिटेट करता है जिससे कफ होती है और कफ के बाद बाहर निकलता है। दीज रिसेप्टर्स स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड सिक्रेशंस एंड इंक्रीज द वॉल्यूम बट डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन, यानी मात्रा भले बढ़ रहा है लेकिन उसकी चिपचिपाहट कम हो रही है जिससे आसानी से निकलेगा। दे हेल्प इन ईजी रिमूवल ऑफ म्यूकस बाय कफिंग, ये म्यूकस को बहुत इजीली निकाल देते हैं कफिंग के द्वारा, ठीक है। नेहा यादव कह रही है हाँ सिस नींद आ रही है। आगे नेहा तोता हमर बहिनी का बात करता रहो, ये हमारे गांव का है ना, हमारे गांव तरफ ऐसे ही नेहा के नाम से गीत गाते हैं जिसकी शादी होती है उसके नाम से गीत गाते हैं आगे बेटी तोता हमर सुगवा कैसे चाल जइमी गे तोरा, मतलब शादी आदि जब होने लगता है तब तो नींद कैसे आ रहा है जैसे भाई गाता है तो मतलब गीत में समझते हो, नेहा को बेटी भी बना देता है, बहन भी बना देता है। जैसे अगर माँ गा रही है तो बोलती है बेटी, अगे नेहवा बेटी कैसे चल जइमी छोड़ के, तो भाई गाता है तो अगे नेहवा दीदी कैसे जइमी तू हमके छोड़ के गे दीदी, तो दीदी बोल देता है, समझ रहे। तो बाप गाता है तो बेटी बोल, समझ रहे इस तरीके से तो नेहा जी काहे नींद आ रहा है भाई, पढ़ने का समय है अभी नहीं है ना। चलो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, हम गाएंगे आगे नेहा सुता जइमी त कैसे पास होमीगे दीदी मतलब हुआ कि अगर सो जाओगी तो पास कैसे होगी। नेहवा बोलना मतलब हमारे तरफ नॉर्मल है, हमारे गांव तरफ ऐसा ही बोला जाता है। अगर हमारा नाम मिथिलेश है तो हमको मिथिलेश कभी नहीं बोला गया, आज तक मेरी दादी मम्मी पापा कभी भी हमको मिथिलेश नहीं, रे मिथिलेशवा। जैसे कुछ देखोगे प्रियंका का गे प्रियंकिया प्रियंका का फिर भी नाम हमको लग रहा है क्या बोलेंगे लोग, लेकिन और जैसे कृष्णा तो चलो भगवान जी का नाम है तो पता नहीं कैसे बोलेंगे। अनिल को अनिलवा, ए अनिलवा। हिमांशु को पता नहीं हिमांशुआ नेहा का तो एक नेहवा, नेहा का नाम ही पूरा बिगाड़ देते हैं लोग। चलो तो ध्यान रखना,
अब चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा सा नींद खुल गया। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट। क्या है एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेंट का? सुनील का सुनीलवा। चलो, आइबुप्रोफेन, ग्वाइफेंसिन, डाइफेनाइड्रामिन, प्रेडनिसोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट। तो आइबुप्रोफेन तो बुखार को कम, बुखार NSAID क्लास का ड्रग है। ग्वाइफेंसिन, मैंने बताया था ग्वाइफेंसिन से सवाल आए हुए हैं। डाइफेनाइड्रामिन प्रेडनिसोन नहीं होता, ग्वाइफेंसिन इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था, देखो ग्वाइफेंसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बने हुए हैं, है ना। ग्वाइफेंसिन जो कि ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मुख्य कार्य क्या है, बताओ। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। सप्रेस कफिंग, कफ को सप्रेस करता है। थिन म्यूकस टू हेल्प क्लियर द एयरवे, रिलीफ पेन या रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, तो एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या होगा, कफ को बंद करना नहीं, ये एंटीट्यूसिसिव का है। एंटीट्यूसिसिव का काम होता है कफ को सप्रेस करना। थिन म्यूकस टू हेल्प क्लियर द एयरवे, यस, ये म्यूकस को थिन करते हैं ताकि एयरवे क्लियर हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या है? म्यूकोलाइटिक एजेंट यानी म्यूकस को ब्रेक डाउन करने का काम करे। बताओ, म्यूकोकाइनेटिक जो ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हेंसर होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट, ब्रोमहेक्सिन, एमोनियम सेक्लोराइड। तो हमने बताया था ब्रोमहेक्सिन जो होता है, ये देखो ब्रोमहेक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये म्यूकोलाइटिक्स होते हैं जो कि म्यूकस को ब्रेक डाउन करते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट ब्रोमहेक्सिन। सी, Which of the following is plant derived expectorant used to enhance bronchial secretions? इसमें बताओ कौन सा प्लांट बेस्ड प्लांट डिराइव्ड एक्सपेक्टोरेंट है। वसाका, ब्रोमहेक्सिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। तो वसाका तो पढ़े हो कोग्नोसी में, है ना। वसाका और टोलू बाल्सम ये दो ड्रग है जो कि प्लांट डिराइव्ड है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हाँ, इसमें मैंने एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ लिए। एक्सपेक्टोरेंट्स और ब्रोंकियोडायलेटर्स हमने पढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, तो आज उम्मीदता है कि हम लोग जो एक क्वेश्चन पीछे चल रहे थे, कुछ हद तक एक क्वेश्चन सोलर भी आज कर लेंगे। अरे कर लेंगे, हाँ चलो, थोड़ा सा ही करेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें यहाँ पर। क्या क्या शॉर्ट नोट्स लिखना है सर? तो शॉर्ट नोट्स में हमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स एंड एंटी एमेटिक्स, ठीक है, लेक्जेटिव्स एंड परगेटिव्स, डायूरेटिक्स। तो सिर्फ ए वाला पोर्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, एंटी अल्सर ड्रग एंड एंटी एमेटिक्स कर लेते हैं। चलो, हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटी अल्सर ड्रग एंड एंटी एमेटिक्स। तो सब लोग तैयार हैं एंटी अल्सर ड्रग करने के लिए? चलो भाई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जाता है फार्माकोलॉजी में, किसी दवा का क्या कार्य है ना। जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अंतर बताता हूँ। फार्माकोलॉजी विषय में आपसे पूछा गया कि बताओ ब्रोंकोडायलेटर का एक्शन क्या है, तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए। लेकिन आपके जो थेरेपेटिक्स होते हैं, जहाँ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे डिजीज़ पूछेगा कि भाई कफ, अगर COPD, आस्थमा का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताओ। वहाँ बीमारी का ट्रीटमेंट होता है एक्चुअली, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट। उस बीमारी में कौन कौन सी दवा दी जाएगी। यहाँ पे है दवा का क्या क्या यूज है, ये अंतर है, समझ गए। हाँ, तो लगभग समान है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे दवा के बारे में यूज पढ़ते हैं, वहाँ पे बीमारी के बारे में दवा पढ़ते हैं कि दवा कौन सी बीमारी में यूज हो रहा है, वहाँ पे बीमारी में कौन सी दवा यूज हो रही है, यही अंतर है। लेकिन कॉमन है ना, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं। नरेंद्र कह रहे सर आपसे मिलने का लक कब रिसीव होगा। चलो, एक बार कमेंट में, एक कमेंट में दिल बना दो भाई, एक बार कमेंट में दिल बना दो, दिल बना दो फटाफट। चलो एक बार कमेंट में दिल बना दो, आगे हम लोग एंटी अल्सर ड्रग्स एंड एंटी एमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कमेंट के चक्कर में पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत होगा। चलो, उन्नीस बीस का फर्क है, 19-20 का।
19-20 का फर्क है, टेंशन ना लो। एंटी अल्सर ड्रग और एंटी एमेटिक्स। तो एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं सर? एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं, चलो ध्यान से सुनते हैं फिर बातचीत करेंगे। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। किसके ट्रीटमेंट में? अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उसको एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं। अल्सर क्या होता है सर? जैसे देखो ये आपके जो पेट होते हैं, ये पेट के इनर लेयर में कहीं इस तरीके के जख्म हो जाते हैं, म्यूकस लेयर डैमेज हो जाने की वजह से, HCl की वजह से घाव हो जाता है, तो उसको अल्सर कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उसको हम लोग एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं। तो अल्सर क्या होते हैं सर? Ulcers are sores or lesions that developed in the mucosal membrane and extended below the epithelium of stomach or duodenum। जस्ट जिस चीज़ से, सिचुएशन से अभी मैं फेस कर रहा हूँ, मेरी दवाएं इसी चीज़ की चल रही है कि मुझे भी लग रहा है कि डॉक्टर को सस्पेक्शन है, मुझे भी सस्पेक्ट है कि अल्सर ही हो चुके हैं। तो अल्सर्स आर द सोर्स, अल्सर ऐसे घाव होते हैं जो श्लेष्म झिल्ली में बनते हैं और पेट या डुओडेनम की परत के नीचे तक फैलते हैं, है ना। हाँ, अल्सर्स इन द स्टमक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर इस अल्सर देखो इस तरीके से, ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है और ये डुओडेनम है, तो अगर ईसोफेगस में हो गया तो ईसोफीजियल, यहाँ पे भी होता है कई बार ईसोफीजियल अल्सर। अगर स्टमक में हो गया तो गैस्ट्रिक अल्सर, अगर डुओडेनम में हो गया तो डुओडेनल अल्सर। तो वही बोल रहा है, अगर स्टमक में हुआ तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, वाइल दोज इन डुओडेनम कॉल्ड डुओडेनल अल्सर। अगर डुओडेनम में होता है तो उसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं। पेट में बनने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक और डुओडेनम में बनने वाले को डुओडेनल अल्सर कहते हैं। बोथ टाइप्स आर रेफर टू एज पेप्टिक अल्सर, दोनों को मिलाकर पेप्टिक अल्सर कहते हैं, यानी दोनों प्रकार के अल्सर को मिलाकर पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। एंड ड्रग यूज टू ट्रीट अल्सर कॉल्ड एंटी अल्सर ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं उसको एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं, यानी अल्सर के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं को एंटी अल्सर दवाएं कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, कौन कौन सी दवाएं यहाँ पे यूज होती हैं एंटी अल्सर के तौर, है ना, यूज होता है। तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसे एक होते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, ऐसे दवाएं जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करते हैं। जैसे ये पेट है, पेट में HCl बनता है, पता है आपको, और यही HCl है जो आपके पेट में कहीं ना कहीं घाव कॉज कर रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए उस घाव को सही करना है तो हमें ये HCl के सिक्रीशन को बंद करना होगा या कम करना होगा। यस, तो उस कम करने के लिए सबसे बेस्ट ड्रग होता है प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, PPI। यही प्रोटोन पंप इनिबिटर्स हैं जिसको शॉर्टकट में PPIs भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपके गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में प्रोटोन पंप को इनिबिट कर देते हैं। एंड प्रोटोन पंप इनिबिट होने के बाद क्या होता है, आपका एसिड का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, एसिड कम बन पाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो प्रोटोन पंप ओपन रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, तभी एसिड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स यूज होते हैं, जिसमें क्या क्या है सर, तो ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, रबेप्राजोल है, एस्मोप्राजोल है। यानी प्राजोल, प्राजोल वर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है लास्ट में, प्राजोल, है ना। प्राजोल, प्राजोल वर्ड लगा होता है। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स को पहचानने का तरीका क्या है, तो प्राजोल वर्ड लगा होता है, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबेप्राजोल, एस्मोप्राजोल। प्राजोल, प्राजोल वर्ड लगा रहे तो वो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, फिर H2 एंटागोनिस्ट, क्या होते हैं H2 एंटागोनिस्ट सर, तो H2 एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो आपके पेट में गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में एक H2 रिसेप्टर भी होता है जो एक्टिवेट होता है तभी जाके एसिड बनता है। तो हम यहाँ H2 एंटागोनिस्ट भी यूज करते हैं, यानी कि H2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, जिसमें टिडिन वर्ड लगे होते हैं। H2 ब्लॉकर्स में टिडिन वर्ड लगा होता है, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन, लोराटिडिन, यानी टिडिन वर्ड लगा हुआ हो तो H2 ब्लॉकर है, ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करते हैं। हाँ, कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करते हैं, इसमें पायरेनजेपिन, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम आते हैं। एंड कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी आता है जिसमें एनप्रोस्टिल, रिपोप्रोस्टिल, मिसोप्रोस्टोल आते हैं। एंड कुछ एंटी गैस्ट्रिन जिसमें ऑस्टेरियोटाइड भी आते हैं। अगर आप एग्जाम में 2 को लिख देंगे तो काम बन जाएगा। कौन कौन सा, H2 एंटागोनिस्ट जिसमें सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन आते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जिसमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल लिख देंगे तो काम हो जाएगा। आप आगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये एसिड के सिक्रेशन को कम किए। अब पहले से जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ दवाएं यूज होती हैं जिसको हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। तो एंटा एसिड क्या होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, ये गैस्ट्रिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन को करते हैं, यानी पेट के अंदर जो भी एसिड है
पेट के अंदर जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं। तो एंटासिड क्या करता है, सिक्रीशन को रोकता नहीं है बल्कि एसिड जो प्रेजेंट एसिड है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। अब एंटासिड दो प्रकार के, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में एस से सिस्टेमिक है तो एस से ही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, है ना, ये दोनों क्या है, एस से है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, तो वो सिस्टेमिक है। नॉन सिस्टेमिक में देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि अगर सोडियम एस से है, एस फॉर सिस्टेमिक, एस फॉर सोडियम, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो या सोडियम सिट्रेट हो, पूछा जाता है इसमें से कौन सा सिस्टेमिक है कौन सा नॉन सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक मतलब है जो कि ब्लड में जाके एक्शन शो करता है, नॉन सिस्टेमिक जो बिना ब्लड में गए एक्शन शो करता है। तो सिस्टेमिक सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आते हैं। फिर कुछ ड्रग्स यूज होते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स होते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव्स यानी अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है, इसको हम लोग सुक्राल्फेट कहते हैं, है ना, सुक्राल्फेट कहते हैं। एंड कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट कहते हैं, सीबीएस कहते हैं, कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट्स, ठीक है। हाँ, यानी खास करके यहाँ सुक्राल्फेट जो अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने का काम करता है। एंड अल्सर हीलिंग ड्रग में आपका कार्बिनोक्सिलोन, सोडियम आते हैं जो कि अल्सर को हील करते हैं। फिर एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स भी यूज होते हैं। अगर एच पाइलोरी, खास करके अल्सर किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, यही एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में चूंकि ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के आपके जो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की मैं बात करूं एंटी अल्सर ड्रग्स के, तो एंटा एसिड्स जो भी होते हैं ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टोमिक एसिड को एंड प्रोवाइड क्विक रिलीफ, यानी पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके तुरंत राहत देते हैं। H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जिसमें रेनिटिडिन, फेमोटिडिन है, ये ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर्स को एंड रिड्यूस करते हैं एसिड के सिक्रेशन को, यानी H2 ब्लॉकर्स को, H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एसिड के स्राव को कम करते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जिसमें ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, ये इनिबिट करते हैं प्रोटोन पंप को, और प्रोटोन पंप को ही हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप कहा जाता है। एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेशन, जिससे एसिड कम रिलीज होता है, एसिड को सप्रेस कर देते हैं, प्रोटोन पंप को रोक करके लंबे समय तक एसिड को कम करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स जिसमें पायरेनजेपिन है, ये क्या करता है, ब्लॉक M1 रिसेप्टर एंड रिड्यूस एसिड सिक्रेशन, यानी जो आपके स्टोमक है उसमें M1 रिसेप्टर होता है, उस M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे एसिड कम बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जिसमें मिसोप्रोस्टोल है, इंक्रीज म्यूकस बढ़ा देता है, रिड्यूस एसिड को घटाता है, जिससे कि प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी अंदर के जो म्यूकस लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है जिससे अल्सर ना हो। सुक्राल्फेट क्या करता है, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर एंड प्रमोट्स हीलिंग, यानी कि सुक्राल्फेट क्या करता है, अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है एंड प्रमोट करता है हीलिंग को, ताकि हीलिंग अच्छे से हो। अल्सर पर सुरक्षात्मक परत बनाकर हीलिंग बढ़ाने का काम करता है कौन, सुक्राल्फेट। बिस्मथ कंपाउंड्स कोट अल्सर एंड एक्ट अगेंस्ट एच पाइलोरी, यानी जो बिस्मथ कंपाउंड्स हैं अल्सर को कवर करते हैं और एच पाइलोरी पर असर करते हैं। एंड फिर जो एंटीबायोटिक्स है जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये किल करते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया को जो कि अल्सर कर रहा है, यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और अल्सर का कारण क्या कहते हैं, जो अल्सर का कारण होता है, ठीक है। यानी एंटी अल्सर ड्रग के बारे में आपने जो जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिविजन करो मेरे साथ, रिपीट करो, चलो रिपीट करो, मैंने क्या क्या बताया। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या बोल रहा है भाई, मैंने बताया आपको एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स, तो अल्सर्स क्या होते हैं, अल्सर्स ऐसे सोर या लीजन्स होते हैं जो डेवलप होता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जो कि आपके स्टोमक या तो डुओडेनम में होता है। अगर स्टोमक में होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और अगर डुओडेनम में होता है तो उसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं, डुओडेनल अल्सर कहते हैं। एंड बोथ टाइप्स आर रेफर टू एज पेप्टिक अल्सर, दोनों प्रकार को मिलाकर के पेप्टिक अल्सर कहते हैं। एंड अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उनको एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं। एंड इसमें जो यूज होते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स में सबसे पहले एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स हैं, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। पहला है H2 एंटागोनिस्ट और दूसरा है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। आप ये दो लिख दोगे काम चल जाएगा। तीसरा मन है तो आप एंटी कोलिनर्जिक्स लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो अब H2 एंटागोनिस्ट क्या करता है, जिसमें आपके टिडिन वर्ड लगे होते हैं, सीमेटिडिन, ब्रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन।
प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जो कि प्राजोल वर्ड लगता है, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक्स में पायरेंजेपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीफेनोनियम आते हैं, ठीक है। एंटी एसिड्स क्या करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, जिसमें सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक होते हैं। सिस्टेमिक वाले सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, एंड नॉन सिस्टेमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, ठीक है, एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वगैरह हो गए। अल्सर प्रोटेक्टिव्स में सुक्राल्फेट आते हैं। अल्सर हीलिंग में कार्बानिक्सोलॉन सोडियम आते हैं। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे एंटी एसिड क्या कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज कर रहा है स्टोमिक एसिड को, जिससे कि क्विक रिलीफ देता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या कर रहा है, तो ब्लॉक्स कर रहा है H2 रिसेप्टर को, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम होता है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या कर रहा है, जिसमें पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल है, ये इनिबिट कर रहा है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को, जिससे एसिड सेपरेशन हो रहा है, एसिड कम बन रहा है। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कर रहे हैं, तो M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे एसिड कम बन रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जिसमें मीसोप्रोस्टोल है, ये क्या कर रहे हैं, म्यूकस को बढ़ा रहे हैं, जो म्यूकस लेयर है अंदर में उसको बढ़ा रहे हैं, एसिड को कम कर रहे हैं, जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट हो रही है। सुक्राल्फेट प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है, जिससे अल्सर जल्दी हील होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं। सर मेरा सेशनल है तो मैं सेशनल दूँ या आपकी क्लास लूँ, समझ नहीं आ रहा है। सेशनल साथ में जाके 2 घंटे एग्जाम है, दे दो भाई, फॉर्मेलिटी है, जाके दे दो। अगर कॉलेज वाले मैनेज करेंगे तो मैनेज कर लो, अदरवाइज नहीं तो सेशनल जाके दे दो, क्या दिक्कत है, छोड़ना क्यों है भाई, है ना। हमारा भी एग्जाम चल रहा है साथ में, मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं छोड़ रहा हूँ क्या, एग्जाम छोड़ता हूँ। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू गैस्ट्रिक अल्सर अफेक्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर को अफेक्ट करते हैं, डुओडेनम, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक अल्सर में याद रखना आपके विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक बोल दिया तो पेट में, स्टमक में, गैस्ट्रिक अल्सर बोल दिया तो पेट में, स्टमक में। व्हाट आर द ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग अल्सर्स कॉल्ड, उस ड्रग्स को क्या कहेंगे जो अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटी एसिड या एंटी अल्सर, उसको हम लोग एंटी अल्सर एजेंट्स कह देंगे, उसको हम लोग एंटी अल्सर एजेंट्स कह देंगे, जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। Which of the following is commonly called used as proton pump inhibitors, इसमें से कौन कौन सा प्रोटोन पंप इनिबिटर्स है, तो प्रोटोन पंप इनिबिटर में लास्ट में प्राजोल वर्ड लगा होता है, तो रेनिटिडिन तो H2 ब्लॉकर है नहीं, ओमेप्राजोल, यस। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्विज में प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज की क्विज शाम में 5 बजे अपलोड होगी, आज की क्विज शाम में 5 बजे अपलोड होगी, पता है ना आप लोगों को। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें से कौन से कॉमन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, बताओ। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फेमोटिडिन, लेंसोप्राजोल, सुक्राल्फेट, मिसोप्रोस्टोल। तो इसमें से कौन सा ड्रग है जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में टिडिन वर्ड लगा होता है, फेमोटिडिन, आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर्स दैट इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, बताओ भाई, कौन सा ऐसा कॉमन कारण है पेप्टिक अल्सर का जिसको कि एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होगा पेट में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, H पाइलोरी का इन्फेक्शन, आंसर बी। चलो अब अगला है एंटी एमेटिक्स, तो मेरे ख्याल से एंटी एमेटिक्स को पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे अब ज़्यादा हो गया, एंटी एमेटिक्स को अगले क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ज़्यादा हो गया, अगली क्लास भी है मेरी, तो उस क्लास के लिए भी एनर्जी बचा के रखना है, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते फिर। चलो ठीक है, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का बस एक पार्ट कर पाएँ, एंटी अल्सर ही कर पाए हैं, बाकी एंटी एमेटिक्स अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेक्जेटिव, परगेटिव, डायरेटिक्स ये सब भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आज आपने ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट और एंटी अल्सर ड्रग्स पढ़ा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अच्छे से लिख पाएंगे आप एग्जाम में। चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, एंड सब कुछ अच्छे से करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए। एंड 20 तारीख है आज डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ने का लास्ट डेट है ऑफर का, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, सेंट्रल फार्मेसी ऐप डाउनलोड करिए एंड फटाफट से ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। हाँ,
क्योंकि आज लास्ट डेट है ऑफर का। ओके, हाँ, फिर वही है, कोर्स का प्राइस 299 आपको लगेगा, तो फिर दिक्कत होगी। ओके, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।